सबसे पहले बात करते हैं गाजा फिलिस्तीन की, जहां पर यमन के हूती ने एक वीडियो जारी करके इजराइल को चेतावनी दी है और फिलिस्तीनियों को के लिए कहा है कि यू आर नॉट अलोन, हम आपके साथ हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि 17 लाख उनके लड़ाकू तैयार है और जितनी अरब कंट्रियां हैं, मिस्र, जॉर्डन, आसपास की जितनी लेबनान वगैरह है, उनसे कहा है कि आप रास्ते खोलिए, हम गाजा में एंटर होंगे और 17 लाख लड़ाकू जो है अब इजराइल से जमीनी युद्ध लड़ेंगे। तो आप समझिए कि यमन की तरफ से कितनी बड़ी चेतावनी है। और ये उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है, बाकायदा जो इजराइल ने बॉर्डर को जो सील किया हुआ था, जहां पर पाबंदियां लगाई हुई थी, जो ब्लॉकेड लगाया हुआ था, वीडियो में उसको तोड़ते हुए दिखाया गया है। और साफ एक तरह से ये चेतावनी है इजराइल के लिए। और इजराइल पर जिस तरीके से ईरान ने मार लगाई थी, उसके बाद से इजराइल को अंदर से अपने आप को डेवलप करने में बहुत टाइम लग रहा है, कहीं ना कहीं उसकी कमर टूट चुकी है। आज इजराइल के चैनल 13 ने एक वीडियो जारी करके बड़ा तहलका मचा दिया है। वीडियो पुराना है, वीडियो में दिखाया गया है कि इजराइल की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी उसको ईरान ने किस तरीके से उड़ा दिया था। आपको बता दें कि इजराइल जो है वो अपने मीडिया पर सेंसर लगा देता है। उस टाइम भी जब ईरान लगातार रॉकेट मार रहा था, हमले कर रहा था, तब भी उसने मीडिया पर सेंसर लगा दिया था। और हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया थी, अल जजीरा, TRT, RT और न्यूज़ फॉक, इस तरीके की जो इंटरनेशनल मीडिया थी उसको एक तरफ कर दिया गया था और जो उनकी लोकल मीडिया थी उनको एक तरफ। यानी कि इजराइल जिस तरीके से सेंसरशिप लगाता है, वो अपने अंदर की बर्बादी को छिपाता है, अपने सैनिकों की जो नुकसान होता है, जो जान गंवाते हैं, उनके जो आंकड़े छिपाता है, अब वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहे हैं। धीरे एक एक करके जो है सारी परतें खुल रही है। इसीलिए जो है नेतन्याहू बेचैन है, बेकरार है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रोन ने एक ट्वीट करके बयान जारी किया है कि वो जो है फिलिस्तीन को एज ए स्टेट मान्यता देने वाले हैं। यानी कि आने वाला जो UN का सेशन होगा उसमें वो उसको बाकायदा UN में उसको स्टेट मानने को तैयार है। उन्होंने साथ ही कहा है कि फिलिस्तीन एक स्टेट होगा, वहीं इजराइल एक स्टेट होगा, लेकिन साथ ही दोनों की जो युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से गाजा में लोगों का नरसंहार किया जा रहा है, उसको रोकना मकसद है। और जो होस्टेज बनाए गए हैं हमास के लड़ाकों की तरफ से, उनकी रिहाई भी ज़रूरी है। तो फ्रांस ने ये ऐलान करके पूरे यूरोप के देशों में खलबली मचा दी है। अमेरिका तिलमिलाया हुआ है और इजराइल के नेतन्याहू ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक साबित होगा। फिलिस्तीन या तो इजराइल रहेगा या फिलिस्तीन रहेगा। तो नेतन्याहू जो सनकी है, जो आज मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं, जो हजारों लाखों बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के कातिल हैं, खूनी हैं, वो तिलमिला उठे हैं कि आखिर फिलिस्तीन को एक स्टेट कैसे मान लिया जाए। हालांकि जबकि उनका जो प्लान है वो उनका प्लान अलग है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है गाजा में कहीं ना कहीं इस बार जो है आने वाले दिनों में गाजा के जो फिलिस्तीनी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत हो सकती है। जिस तरीके से फ्रांस ने उसको स्टेट मानने के लिए स्टेट की मंजूरी दे दी है, ऑफिशियली वो UN असेंबली में दे दी जाएगी। लेकिन इतना तय है कि हमास के लड़ाकू जो 40,000 लड़ाकू थे, पिछले 2 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, उन्होंने एक संपन्न स्टेट जो हथियारों से लैस था, जिसके पास आधुनिक हथियार थे, मिसाइलें थी, जेट थी, तमाम तरह के उसके पास संसाधन थे, लेकिन तब भी वो आज तक हमास के 40,000 लड़ाकू उससे लड़ रहे हैं और अभी तक जो है उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। आप समझिए, इजराइल खुद अपने आप में इतना बड़ा, इतने सारे हथियार होने के बावजूद, दूसरी तरफ अमेरिका का सपोर्ट, नाटो का सपोर्ट, यानी कि यूं समझ लीजिए कि 40,000 जो लड़ाकू थे, योद्धा थे, वो पूरे यूरोप से लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ा और वो अपने देश की आज़ादी के लिए आज भी लड़ रहे हैं। और अपनी शर्तों पे आज इजराइल उनकी शर्तों पे सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। हालांकि हमास अभी जो है वो कह रहा है कि अगर सीज फायर होगा तो हमारी शर्तों पे होगा। हालांकि हमास की जो टॉप लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं अब वो लीडरशिप लेस जो है हमास दिख रही है, लेकिन फिर भी
उसके जो लड़ाकू है वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में। एक तरफ यमन के हूती जो है वो 17 लाख लड़ाकू जो है इजराइल में भेजने को तैयार है। जिस तरीके से वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि 17 लाख जो है वो लड़ाकू अब गाज़ा में फ़िलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से ज़मीनी युद्ध लड़ेंगे। आपको बता दें कि हमास के जो लड़ाकू है वो पहले ही इजराइल के जो सैनिक हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, उनके टैंकों को निशाना बना रहे हैं। जिस तरीके से गोरिल्ला युद्ध होता है, वो वॉर करते हैं, छिप जाते हैं और फिर निशाना बनाते हैं, वही तकनीक जो है उनको आज तक जिंदा रखे हुई है। और उसी तकनीक ने, देश के लिए जज्बे ने, आज भी वो अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर यमन के 17 लाख लड़ाकू जो है वो एंटर हो जाते हैं, हालांकि यमन ने कह दिया है, यमन के हूतियों ने कहा है कि चाहे वो मिस्र हो, लेबनान हो या जॉर्डन हो, जितनी भी ये जो उससे कंट्रियां मिलती हैं, बॉर्डर मिलते हैं जिनके, कि वो सारे जो है अपने खोल दे और हम गाज़ा में एंट्री करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी। और वहीं दूसरी तरफ जो है एशिया में बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री इंग्लैंड में जाके वहां पर एक बड़ा समझौता करते हैं, खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने और भारत ने कई व्यापारिक और कई समझौतों पर साइन किया है, जिससे चीन और रूस जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एशिया में उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। जिसका नतीजा अब देखने में आ रहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध शुरू हो चुका है। पिछले 2-3 दिन से लगातार उन दोनों में अब फुल स्केल पे युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से जो है गोलियाबारी चल रही है। अब तक 20 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। तो आप समझिए, क्या जो युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा था, क्या अब वो एशिया में छिड़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद अब कंबोडिया और थाईलैंड जिस तरीके से आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। और असल में इनके पीछे एक वजह बताई जा रही है कि 1000 साल पुराना जो मंदिर है, असल विवाद वही है, उसी को लेकर दोनों के बीच में नया युद्ध छिड़ चुका है। और अब तक जो है बड़े लेवल पे जो है फुल स्केल लेवल पे ये युद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और 20 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से भी बड़ी खबर है, क्योंकि भारत जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर के बाद जो हमारे डिप्टी आर्मी ऑफ चीफ थे, उन्होंने खुलासा किया था कि पाकिस्तान की तरफ से 3 फ्रंट खुले हुए थे। एक चाइना था जो अपने हथियार सप्लाई कर रहा था, तुर्की जिसने ड्रोन दिए थे, वहीं तीसरा पाकिस्तान खुद था। तो उन्होंने एक और बात कही थी कि भारत जो है वो 3 फ्रंटों से लड़ रहा था। अब उस पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। चीन जो है वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उसने अरुणाचल प्रदेश में जो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकायदा वहाँ पर उसने पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चलाया हुआ है। उसके बाद आज चीन के विदेश मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से मिलते हैं। तो ये मुलाकात भी कहीं ना कहीं एक बड़े मायने रखती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ के प्रिंस के साथ कई डीलों पर साइन करते हैं। तो चाइना जो है वो अपने आप को जो देख रहा था कि वो इस बार जो है दुनिया की मार्केट में बड़ा एक टाइकून भर के उभरेगा, अब कहीं ना कहीं उस पर चोट लगती हुई नज़र आ रही है। और ये देखिए, भारत एक तरफ चीन के साथ संबंधों को साध रहा है और दूसरी तरफ चीन भारत के पीठ में छुरा भोंक रहा है। एलएसी पर पेंगोंग के साथ चीनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ये ताज़ा तस्वीर है जो चीन की नीति और नीयत को बयां कर रही है। ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ मदद पहुंचाई थी, जिसका खुलासा खुद हमारे डिप्टी चीफ और आर्मी ने किया था। अब चीन का दौरा विदेश मंत्री करें या प्रधानमंत्री, लेकिन चीन की सच्चाई से हमारी मिलिट्री पूरी तरह अलर्ट है और पब्लिक को भी अवगत रहना चाहिए। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन जो है बौखलाया हुआ है। जहां हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री इंग्लैंड में जाके डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीन को लगता है और इसीलिए वो अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। अब वो पाकिस्तान से खुले तौर पर हाथ मिला रहा है और इसकी पुष्टि हमारे जो
डिप्टी चीफ और आर्मी हैं वो भी कर चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध छिड़ चुका है, क्या एशिया में भी एक बड़ा युद्ध होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ गाज़ा में यमन हूती की तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या वो अगर मैदानी जंग में गाज़ा में एंटर हो जाते हैं फिर इजराइल की क्या हालत होगी? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।